हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे से लगे होंगे। तो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने 1857 के विद्रोह का टॉपिक समाप्त कर लिया था। आज सबसे पहले तो उस पर कुछ प्रश्न हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे आधुनिक काल की महत्वपूर्ण संकल्पनाओं के साथ। अब देखिए, जैसे कि आधुनिक काल की महत्वपूर्ण संकल्पनाएं क्या क्या हैं, जैसे उदारवाद क्या है, साम्यवाद, समाजवाद, राष्ट्र राज्य, राष्ट्र क्या होता है, आधुनिक राष्ट्रों का उद्भव कब से हुआ है। तो ये सारे चीज़ों को जानना मेरे हिसाब से ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये शब्द बार बार यूज होंगे, और यदि आप इन शब्दों का मतलब नहीं समझेंगे तो फिर आप लोग को समझने में, क्लास को समझने में दिक्कत होगी। इसलिए मैंने इस क्लास में मुख्य रूप से, देखिए, किसी भी विचारधारा या किसी भी संकल्पना को मैंने बहुत ही तकनीकी रूप से आप लोग को समक्ष पेश करने का प्रयास नहीं किया है। इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से सामान्य समझ के आधार पर, कि जैसे कोई शब्द यूज हुआ उदारवाद, तो उदारवाद की सामान्य समझ क्या हो सकती है, समझने के लिए क्या हो सकता है, बस उन्हीं चीज़ों को जानने का प्रयास हम लोग इस वीडियो में करेंगे। मतलब हम लोग इसमें तकनीकी पक्ष में उसकी परिभाषा के ऊपर कब किसने दी है, पहली बार किसने क्या कहा, इन सब चीज़ों के बारे में जानने का हम लोग कोई प्रयास नहीं करेंगे। केवल अपनी समझ को बढ़ाने के लिए हम लोग कि जब आगे ये शब्द यूज होंगे तो आप कैसे आसानी से उसका मतलब निकाल सकें और कैसे उस शब्द के संदर्भ को समझ सकें। इसलिए आज की क्लास में हम लोग आधुनिक काल की महत्वपूर्ण संकल्पनाओं, और मुख्य रूप से हम लोग स्टार्ट करेंगे पुनर्जागरण से। देखिए, एक तैयारी करने वाले बच्चे आप सभी लोग हैं, तो एक सामान्य समझ के रूप में भी, जैसे जो लोग इतिहास जिनका ऑप्शनल होगा या जो लोग पहले पढ़ चुके होंगे, वो लोग विश्व इतिहास में पुनर्जागरण से चीज़ों को पढ़ते हैं। तो जैसा कि आज हम लोग देखते हैं कि आधुनिक काल क्या है, आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है पुनर्जागरण से। तो सामान्य रूप से इस चीज़ की जानकारी सभी को होनी चाहिए कि जैसे जो आज हम लोग जिस काल में हैं उसको आधुनिक काल कह रहे हैं, तो उसकी क्या विशेषताएं हैं, या कहाँ से वो चेंज हुआ है, कहाँ से ये धारा चेंज हुई है, और आज हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं, पूरे विश्व को लेकर के यदि हम देखते हैं तो कैसे वो विश्व कैसे शेप लिया है, इसकी सामान्य समझ आज हम लोग आज की क्लास में प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो अब महत्वपूर्ण संकल्पनाओं को जानने से पहले आइए हम लोग थोड़ा सा पहले 1857 के विद्रोह पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ प्रश्नों का मैंने केवल 10 प्रश्न चूज किए हैं, बाद में अभी जब टेस्ट होगा तो उसमें मैं और प्रश्न आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, तो आइए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो देखिए, 1857 के विद्रोह पर जो हमने पहला प्रश्न चूज किया है, ये देखिए बुक्स के ऊपर है, हमने इसकी चर्चा भी की थी। तो ये 4 बुक्स दिए गए हैं और उनके लेखकों के नाम दिए गए हैं, और आपको इसमें से चूज करना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए, ये वीडियो प्रीमियर के रूप में चल रहा है, तो आप लोग जैसे प्रश्न आपके सामने आता है, प्रश्न को पढ़ लीजिए, और मैं आप लोग को 20 से 30 सेकंड का समय दूंगा, और आप चैट बॉक्स में इसका आंसर सेंड कीजिए, और मैं इसका राइट आंसर चैट बॉक्स में ही आपको प्रीमियर के दौरान ही सेंड करूंगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा है वी डी सावरकर, उनकी बुक का नाम दिया गया द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, एस.एन. सेन 1857, अशोक मेहता सिविल रिबेलियन, और सर सैयद अहमद खां असबाब बगावत हिंद। तो आप लोग इन उत्तरों को देखिए और इसमें से आप बताइए कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख करके सेंड करें। ठीक, आगे बढ़ता हूं मैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान सैनिकों की पौधशाला कहा जाता था। अब सिंपल से इसका मतलब है कि किस क्षेत्र से अधिकांश सैनिकों की नियुक्ति होती थी, यानी किस क्षेत्र के लोगों का ब्रिटिश सेना में बहुमत काफी ज्यादा था। तो इसके ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, अवध और बंगाल। प्रश्न मैंने पढ़ दिया है, ब्रिटिश शासन के दौरान सैनिकों की पौधशाला कहा जाता था, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? गुजरात, महाराष्ट्र, अवध और बंगाल। सभी लोग कमेंट करें इसके आंसर को। ठीक, नेक्स्ट तरफ चलते हैं हम लोग। अब देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा अलग तरीके के प्रश्न आएंगे। 1857 के विद्रोह के उपरांत अंग्रेजों ने क्या किया? इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कार्य उनका है जो उन्होंने किया, मतलब इन चारों में से कौन सा जो कार्य है वो सही है?
जैसे पहला है, उन्होंने सामाजिक सुधार बंद कर दिए, यानी जैसे कि हम लोगों ने कारण में देखा भी था कि सामाजिक सुधारों की प्रतिक्रिया स्वरूप भारत का जो परंपरागत वर्ग है वह नाराज था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारे सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो एक ऑप्शन यह है कि सामाजिक सुधार बंद कर दिए, शासन में भारतीयों की भागीदारी बंद कर दी, देशी राज्यों को जीतना छोड़ दिया, ये कर नहीं होगा यहाँ पर, देशी राज्यों को जीतना छोड़ दिया, देशी राज्यों, ये कर नहीं होगा, बंद नहीं है, सॉरी ये ठीक है, बंद कर दी, देशी राज्यों को जीतना छोड़ दिया, शासन ने भारतीयों की भागीदारी बंद कर दी, देशी राज्यों को जीतना छोड़ दिया। और चौथा है कि कोई प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किया गया। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सबसे सही है? देखिए इसमें कई बार हमको ये भी लगता है कि ये भी किया है और ये भी किया है, तो जो सबसे निकट का आंसर होता है हम लोग उसकी तरफ जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप लोग हमेशा। तो इसमें से आप देखिए, इसका आंसर सेंड करके भेजिए, लिख के भेजिए, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि यह एक फैक्चुअल प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा देकर पकड़वा दिया था? चर्चा की हमने इसकी क्लास में, तो एकदम पूरी तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा जा चुका है, यानी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग इसका आंसर सेंड कीजिए कमेंट बॉक्स में। पहला ऑप्शन है नाना साहब, दूसरा कुंवर सिंह, तीसरा खान बहादुर और फोर्थ ऑप्शन है तात्या टोपे। ठीक है, आइए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हम लोग का, यह भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। अब देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, जैसा कि हम लोग बार बार एक मैक्रो लेवल पर कहते हैं कि जो 1857 के विद्रोह का क्षेत्र है वो मुख्यतः उत्तर भारत का ही क्षेत्र था और मुख्य रूप से उत्तर भारत में ही यह अपने प्रचंड रूप में था। तो उस बेस पर आप लोग को उस तथ्य को ध्यान में रखते हुए और कुछ और चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग प्रश्न का आंसर दीजिए कि इनमें से कौन सा विद्रोह से प्रभावित नहीं था। लखनऊ, झांसी, चित्तौड़ और असम। ठीक, नेक्स्ट, अब इनमें से असत्य कथन की पहचान करनी है आपको। यह भी 1857 के विद्रोह के संदर्भ में है। वैसे फर्स्ट इसमें है कि पील कमीशन का संबंध 1857 के विद्रोह के पश्चात सेना के पुनर्गठन से संबंधित था। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ा गया था। W.H. रसेल 1857 के विद्रोह का समकालीन पत्रकार था और 1857 के विद्रोह को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। तो इन चारों में से असत्य कथन कौन सा है? इसमें देखिए इस तरह के प्रश्न यूपीएससी में या खास करके पीसीएस में बनते हैं अब कि एक ही प्रश्न में आपके 3-4 चीज़ों से संबंधित क्वेश्चन आपको दे दिए जाएं। तो इसमें से असत्य कथन की पहचान कीजिए और उसका आंसर चैट बॉक्स में सेंड कीजिए आप सभी लोग। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, आप लोग तुरंत आंसर सेंड कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये असफलता के कारणों के ऊपर है कि 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण नहीं था। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में है कि असफलता का कारण नहीं था, यानी जो 3 ऑप्शन होंगे वो असफलता के कारण है और जो एक ऑप्शन होगा, जो उत्तर होगा, वो असफलता का कारण नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट इसका ऑप्शन है कि एक सुनियोजित योजना और केंद्रीय संगठन और नेतृत्व का अभाव, यानी भारतीयों की तरफ से जो विद्रोही थे, जो क्रांतिकारी थे, उनके पास एक सुनियोजित योजना नहीं थी, कोई केंद्रीय संगठन नहीं था और उनके पास कोई केंद्रीय नेतृत्व भी नहीं था। दूसरा, संसाधनों का अंतर कि विद्रोहियों के पास सीमित संसाधन है और अंग्रेजों के पास काफ़ी असीमित संसाधन थे। थर्ड ऑप्शन है देशी रियासतों का असहयोग, यानी जो देशी राजा और जो देशी राज्यों के राजा और नवाब वगैरह थे, इन लोगों ने 1857 की क्रांति में कोई सहयोग नहीं किया। और फोर्थ ऑप्शन है कि हिंदू मुस्लिम एकता की कमी रही, जिसकी वजह से यह विद्रोह सफल हो गया। तो इनमें से आपको एक आंसर को चूज करना है। आप लोग अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए आगे चलते हैं हम लोग। अब ये 1858 की विक्टोरिया के घोषणा पत्र से संबंधित है। जब 1857 का विद्रोह हो गया तो 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने, जो भारत का प्रथम वायसराय बना, उसने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया की घोषणा को पढ़ा था। तो उससे संबंधित है यह
कि उस घोषणा का उद्देश्य कौन सा नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। सेकेंड, देशी रियासतों के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के विचार का परित्याग करना। और थर्ड, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अधीन करना। और फोर्थ है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी इसका मतलब यह है, यदि आप फोर्थ ऑप्शन चूज करते हैं तो इसका मतलब यह है कि बाकी के ऊपर के तीनों ऑप्शन का संबंध महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के साथ है। तो इसका आंसर आप लोग सेंड कीजिए जल्दी। सिंपल चीजें हैं ये सब, बहुत हार्ड नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। हमने आप क्लास में बताया था कि किस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था। तो हमने रोहिलखंड का नाम उसमें कहीं नहीं लिखा है। अब आप लोग को समझना है, थोड़ी पूर्व की जानकारी आपको चाहिए इसमें, कि रोहिलखंड के विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। लियाकत अली, मौलवी अहमदुल्ला, खान बहादुर खां और बख्त खां। इसमें आपको 1857 के विद्रोह की भी जानकारी होनी चाहिए और थोड़ा सा पूर्व ज्ञान भी आपके पास होना चाहिए। जब हम लोग स्टार्टिंग में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जब क्षेत्रीय राज्यों का उदय पढ़ रहे थे तो उसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कहाँ की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग सेंड कीजिए तुरंत। समझ में आ गया हो तो इसको भेजिए आप लोग। ठीक, आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब ये है कि 1857, एक लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का ये, कि 1857 के विद्रोह के बारे में इनमें से क्या सही है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, 3 गलत हैं, उसमें से 1 सही है। तो जैसे भारतीय इतिहासकारों ने इसे मात्र सैनिक विद्रोह माना है। जब हम लोगों ने स्वरूप की चर्चा की थी, इस पर हम लोगों ने डिटेल में बात की थी कि कहाँ के इतिहासकारों ने इसको क्या माना है, किस तरह की घटना इसको वो कहते हैं। कोई सैनिक विद्रोह कहता है, कोई किसान विद्रोह कहता है, कोई हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहता है, कोई सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहता है। तो ये मुख्य रूप से इसमें जो 2 स्टेटमेंट है वो स्वरूप के ऊपर ही हैं। तो भारतीय इतिहासकारों ने इसे मात्र सैनिक विद्रोह माना। साम्राज्यवादी इतिहासकार इसे स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं भारतीयों का। थर्ड, यह मुख्यतः सैनिक असंतोषों का परिणाम था। और फोर्थ, यह विद्रोह कंपनी शासन के विरुद्ध उपजे विभिन्न असंतोषों का मिला जुला परिणाम था। यानी केवल सैनिक कारण नहीं था बल्कि अन्य कारण भी उसमें थे। तो इसका आंसर भी सेंड कीजिए, मेरे ख्याल से इजी क्वेश्चन है ये भी। ठीक, सेंड कीजिए आप सभी लोग। ठीक है, तो ये प्रश्न है जिसके उत्तर आपको प्रीमियर के दौरान चैट बॉक्स में मिल जाएंगे। अब आगे हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अपने मुख्य जो हम लोग का विषय आज है कि आधुनिक काल के महत्वपूर्ण संकल्पनाएं क्या हैं, उस पर हम लोग अपना ध्यान लगाते हैं। ठीक है, चलिए फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का टॉपिक है कि हमें पढ़ना है कि आधुनिक काल के महत्वपूर्ण संकल्पनाएं क्या हैं। यानी हम लोग को पढ़ना है आधुनिक काल। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आधुनिक काल क्या है, या आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं आपके, या ऐसे क्या चीज़ें हम लोग देखते हैं कि जिससे हम कहते हैं कि हम लोग आधुनिक काल में हैं और उसके पहले का काल मध्यकाल का था। तो अब आधुनिक काल की विशेषताओं को जानने से पहले हम लोग एक बात यह समझ लेते हैं कि यदि हम आधुनिक काल की विशेषताओं को बता रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 100% वो विशेषताएं आपको पूरे विश्व में देखने को मिलेंगी। जैसे आज हम लोग कहते हैं कि हम लोग डिजिटल एज में हैं, तो क्या डिजिटल एज में क्या इंडिया में सभी व्यक्ति कंप्यूटर का, लैपटॉप का और मोबाइल का यूज कर रहे हैं? तो इस चीज़ को ध्यान में हमेशा रखा कीजिए कि यदि हम किसी युग की बात करें, जैसे कांस्य युग की बात करते हैं, पाषाण काल की बात करते हैं, या ताम्र पाषाण युग की बात कर रहे हैं, या हम लोग कहते हैं कि सिंधु सभ्यता नगरी थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी की सिंधु सभ्यता का एक एक तत्व ही नगरी था, उसमें कुछ अपवाद स्वरूप होंगे। बस कहने का मतलब यदि हम किसी युग की बात कर रहे हैं या डिनोट कर रहे हैं कि यह काल ऐसा है, तो उसमें कहने का तात्पर्य यही होता है कि उसमें जो अधिकांश क्षेत्र है या जो अधिकांश समय है या जो अधिकांश लोग हैं वो उससे संबंधित हैं। पूरे रूप से हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे आज हम लोग आधुनिक काल में हैं, लेकिन आज देखिए आधुनिक काल में है लेकिन अभी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां जीवन आदिम चल रहा है अभी, जैसे जनजातियों का क्षेत्र आपका है। और जैसे देखिए जो इतिहास में काल विभाजन होता है, जैसे हमने कहा प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, तो देखेंगे विश्व के लिए मध्यकाल और आधुनिक काल अलग है और भारत के लिए मध्यकाल और आधुनिक काल अलग है। जैसे विश्व के लिए आधुनिक काल की शुरुआत कब से मानी जाती है, पता है किसी को? अगर किसी को पता है तो चैट बॉक्स में कमेंट करें।
ये एक मेजर चीज़ है कि आधुनिक काल की शुरुआत पता भी होना चाहिए आप सभी को कि विश्व में आधुनिक काल की शुरुआत कब से मानी जाती है। कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए मैं बता रहा हूँ। तो विश्व में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है 1453 ईस्वी से। अब 1453 ईस्वी की क्या महत्वपूर्ण घटना है, एक लैंडमार्क है कुस्तुनतुनिया का पतन। कुस्तुनतुनिया का पतन यानी डाउनफॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से हम मॉडर्न वर्ल्ड की शुरुआत मानते हैं, मॉडर्न एज की शुरुआत मानते हैं। तो अब विश्व के लिए आधुनिक काल शुरू हो रहा है 1453 ईस्वी में, और भारत के लिए आधुनिक काल कब से स्टार्ट होता है? हम लोग मानते हैं उसको 1707 ईस्वी से, लेकिन मुख्य रूप से हो जाता है 1757 ईस्वी के बाद से। तो अब आप खुद से विचार कर सकते हैं कि चीज़ें क्या हुई हैं ऐसी, या क्यों हम लोग इतना गैप है, क्यों हम लोग मानते हैं। तो जैसे आधुनिक काल की कुछ सबसे खास विशेषता क्या क्या है? मानवतावाद। कह रहे हैं कि हम बस बता रहे हैं स्पेशल चीज, मतलब जो विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है, जो मुख्य है, उन चीज़ों की चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। मानवतावाद इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बुद्धिवाद है, आज बुद्धिवाद और तर्कवाद है। ठीक, बुद्धिवाद और तर्कवाद है। और क्या है? अब जैसे ये मानवतावाद है, बुद्धिवाद और तर्कवाद, तो मेन विशेषता है ये दोनों चीजें आपकी 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद जिस पुनर्जागरण की शुरुआत होती है, अभी पढ़ेंगे हम लोग इसको आगे थोड़ा सा डिटेल में, जिस पुनर्जागरण की शुरुआत हो रही है 1453 ईस्वी में यूरोप में, उसकी ये विशेषता है मानववाद और बुद्धिवाद। तर्कवाद बाद में आएगा, अभी केवल दो चीजें हैं, मानववाद, मानवतावाद और बुद्धिवाद। अब मानवतावाद का क्या मतलब है? मानवतावाद का सिंपल सा मतलब है कि जो सभ्यता का केंद्र है या जो समाज का केंद्र है वो क्या होना चाहिए? मानव होना चाहिए, न कि कुछ और चीज होनी चाहिए। हम लोग बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो पुनर्जागरण की जो खास बात क्या है? मानवतावाद और बुद्धिवाद। अब इससे आगे कहानी बढ़ेगी। पुनर्जागरण के बाद आपका आता है प्रबोधन। ठीक, प्रबोधन में बुद्धि के साथ इनबिल्ट या कह सकते हैं ऐड हो जाएगा तर्क, और ये दोनों मिल करके, तर्क और बुद्धिवाद मिल करके, और कुछ परिस्थितियां चेंज होंगी जो लेकर के आएगा उदारवाद, दूसरी तरफ समाजवाद भी आएगा, वो भी प्रबोधन की ही देन है। समाजवाद और साम्यवाद हम लोग पढ़ेंगे अभी आज इसको। उदारवाद आएगा। तो जो यात्रा शुरू हुई है आधुनिक काल की, विश्व के आधुनिक काल की, वो कहाँ से स्टार्ट हुई है? पुनर्जागरण से। 1453 ईस्वी में पुनर्जागरण की शुरुआत होती है कुस्तुनतुनिया के पतन से। मध्य यूरोप में इटली से इसकी शुरुआत होती है। पुनर्जागरण आता है, पुनर्जागरण चेंज करता है, सभ्यता की धारा को मोड़ता है। देखिए पुनर्जागरण सबसे मेन रोल क्या है कि पुनर्जागरण ने सभ्यता, जैसे मान लीजिए जो मध्यकाल में भक्ति और आस्था पर आधारित थी, जिसमें धर्म का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, जो सभ्यता इस डायरेक्शन में चल रही थी, इसने उसको चेंज कर दिया, उसकी दिशा को उसने मोड़ दिया और कहा कि अब सभ्यता के केंद्र में ईश्वर की जगह मानव होना होगा। ईश्वर की जगह क्या होगा? मानव होगा। और हम किसी की कही सुनी बातों पर विश्वास करने की बजाय अपनी बुद्धि से चीज़ों का विश्लेषण करेंगे। फिर यह धारा आगे बढ़ेगी, परिस्थिति चेंज होगी, तब क्या आता है? प्रबोधन। अभी तक क्या है? देखिए पुनर्जागरण में क्या है कि आप बुद्धि से प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी बात को सपोर्ट देने के लिए आप सहारा लेते हैं पूर्व की चीज़ों का। बताएंगे भी कैसे। इसीलिए इसको पुनर्जागरण कहा गया है ना, पुनर्जागरण। इसलिए इसको क्या कहा गया? यानी फिर से जागना, यानी जो पहले जगे हुए थे उन चीज़ों का प्रयोग करके हम लोग क्या कर रहे हैं? अपनी जीवन को डिसाइड करने का या अपने जीवन के क्षेत्र को पुनर्व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब प्रबोधन काल आएगा तो प्रबोधन काल में आपका सब कुछ डिसाइड होगा तर्क से। यानी अब जो बात एक जो विरोध कर रहा है या जो बुद्धि से अपने निष्कर्ष निकाल रहा है, वह क्या कहेगा कि यह बात सही है इसलिए नहीं कि ये सब पीछे हुआ था, यह बात सही है क्योंकि इसके पीछे ये तर्क है। जैसे बात की जाएगी समानता की, कि सभी लोग समान होते हैं, तो उसके पीछे तर्क दिया जाएगा कि भाई सभी के जो पैदा होने का जो प्रक्रिया है वो सबके लिए सेम है कि अलग अलग है। चाहे आप पादरी हों, चाहे कुलीन वर्ग हो, चाहे निम्न वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे किसान हो, चाहे वो हो, सभी लोग क्या हैं? समान पैदा होते हैं। एक कॉन्सेप्ट भी आता है कि जब सभी लोग समान पैदा हो रहे हैं तो उसमें भेदभाव क्यों होगा आपका?
तो ये तर्क है, ये क्या है, तर्क है। तो प्रबोधन में तर्क आएगा, यहीं से आपकी नई धाराएं स्टार्ट होना शुरू होती हैं। तो हम लोग देखते हैं कि आधुनिक काल में क्या क्या चीजें हैं, मानवतावाद है, बुद्धिवाद है, तर्कवाद है, जिसने राजनीतिक क्षेत्र में क्या दिया, लोकतंत्र। इसके पहले तक क्या था, आधुनिक काल के पहले जो राजनीतिक क्षेत्र में राजतंत्र की पद्धति थी, लेकिन अब क्या आएगा, लोकतंत्र। आर्थिक क्षेत्र में एक बड़ा चेंज होता है, पूंजीवाद आता है, देखेंगे हम लोग अभी इसको। सामाजिक क्षेत्र में समानता की बात होती है। तो आज देखेंगे हम लोग, तो आज देखिए आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ा कर देख लीजिए, जो चीजें हैं वो इसी के आसपास घूमती हैं, लोकतंत्र, पूंजीवाद और समानता का सिद्धांत। अब अपने भारत में भी देख सकते हैं और विश्व में भी देख सकते हैं। तो आधुनिक काल की शुरुआत हुई, ये चीजें आपकी स्टार्ट हुई। अब देखिए इसमें समय देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि मध्य यूरोप से स्टार्ट हुआ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्रबोधन है, जिसने आज पूरे आधुनिक विश्व को शेप दिया है। तो प्रबोधन की जो मेन धारा है उदारवाद, सबसे प्रचलित धारा आपकी यही है। उदारवाद ही पूरे विश्व में ज़्यादा प्रचलित है, उदारवाद के सिद्धांत ही हैं, और यही क्या है आपका चल रहा है इस समय, ठीक है। तो जो उदारवाद की मुख्य धारा प्रचलित हुई, अब यूरोप में प्रबोधन की शुरुआत होती है 17वीं सदी के अंत से 18वीं सदी और 19वीं सदी में, ठीक है। 17वीं सदी का अंत है जब प्रबोधन की स्टार्ट हो रही, यानी उदारवादी विचारों का उद्भव होना स्टार्ट हो रहा है। 18वीं सदी, ध्यान होगा आपको, 1776 में अमेरिकी क्रांति और 1789 में फ्रांसीसी क्रांति, बहुत मेजर इंपॉर्टेंट लैंडमार्क हैं। जैसे विश्व में 3 क्रांतियां बहुत फेमस हैं, अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति और 1917 की रूसी क्रांति। इन तीनों क्रांतियों के अलावा एक और क्रांति है, औद्योगिक क्रांति। आज का जो पूरा विश्व आज हमारे समक्ष प्रस्तुत है, या जो भी आज विश्व का रूप हमारे समक्ष है, वो कहीं न कहीं इन्हीं तीनों क्रांतियों और एक चौथी क्रांति अलग भी है, इन्हीं चारों क्रांतियों की देन है। आप कह सकते हैं कि इन्हीं चारों क्रांतियों से किसी न किसी रूप में प्रभावित है। तो आज लोकतंत्र की बात करते हैं, प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट हमारे पास होने चाहिए, आर्थिक क्षेत्र में फ्रीडम की बात करते हैं हम लोग, कई देश में समाजवाद की बात होती है, साम्यवाद की बात होती है। तो ये सारी चीज़ें आई हैं 1453 ईस्वी के बाद। तो यहीं से ये सारी चीज़ें क्या हैं, आधुनिक काल की विशेषताएं हैं। अब आप देखिए भारत में चीज़ें ये कब आई हैं, भारत में सारी चीज़ें, ये जो सारे विचारधाराएं वो कब आए हैं, मुख्य रूप से 18वीं और 19वीं सदी में। ध्यान दीजिए कैसे। भारत का पुनर्जागरण कब माना जाता है, 19वीं सदी में माना जाता है। भारत का जो पुनर्जागरण है वो 19वीं सदी में माना जाता है। अब माना यह जाता है कि यूरोपियों के आगमन से जो आधुनिक काल की विशेषताएं हैं वो भारत में आनी शुरू हुई। तो यूरोपियों का आगमन कब होता है, 18वीं सदी में स्पष्ट रूप से होने लगता है और उसका प्रभाव दिखने लगता है। इसीलिए यह माना जाता है कि आधुनिक काल की शुरुआत भारत की इस समय हुई है। तो यूरोप में देखिए 17वीं सदी के अंत से प्रबोधन की शुरुआत हो रही है, 18वीं सदी में छिटपुट रूप से फैल रहा है, 19वीं सदी में पूरे यूरोप में फैलता है। और 19वीं सदी में देखिए भारत वगैरह में उपनिवेशों में इसका प्रसार होना स्टार्ट हो रहा है। और 19वीं सदी में यूरोप में देखेंगे कई सारी जब राजनीतिक क्रांतियां हो रही हैं, इटली जर्मनी का एकीकरण हो रहा है, राष्ट्र राज्यों का उदय हो रहा है, तो वहाँ क्या है आपका बहुत तेजी के साथ प्रबोधन की विचारधारा का प्रचार प्रसार हो रहा है। यानी या तो उदारवाद का प्रचार प्रसार होगा या तो समाजवाद का प्रचार प्रसार होगा, ठीक है। उसी में एक और है आदर्शवाद, ये भी प्रबोधन की ही देन है। तो इस पे ये बहुत ज़्यादा सफल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग समझ लेंगे, लेकिन मुख्य रूप से हमको पढ़ना है उदारवाद और समाजवाद को, ठीक। तो यूरोप से स्टार्ट हुआ 17वीं 18वीं 19वीं सदी के आसपास, यूरोप के अन्य देशों में 19वीं सदी में विस्तृत होगा यह। इसके बाद फिर आपका उपनिवेशों में इसका जब प्रसार होना स्टार्ट होगा तो एशिया में यह कब है, 19वीं 20वीं सदी में। एशिया में मुख्य रूप से 19वीं और 20वीं सदी में, और आज अभी 21वीं सदी चल रही है। आज भी आप देखेंगे अफ्रीका में या एशिया के जो वेस्टर्न एशिया का जो पार्ट है, जहाँ देखिए अभी भी कई क्षेत्रों में राजतंत्र की पद्धति प्रचलित है, तो वहाँ पे अभी क्या चल रहा है आपका,
इसी आधुनिक काल की शुरुआत के लिए कह सकते हैं, या लोकतंत्र के लिए आंदोलन हो रहा है। अभी देखा था हम लोगों ने कि काफ़ी विरोध वगैरह, प्रदर्शन वगैरह होते हैं वहाँ पर। तो ये जो आधुनिक काल की शुरुआत की धारा है, या जो प्रबोधन की धारा है, वो अभी समाप्त नहीं हुई है। वो अभी क्या है, अभी भी वो जारी है, यानी पूरा विश्व अभी आधुनिक नहीं हो पाया है। तो ये जो उदारवाद की धारा है, इसका 50 बरस आप देखेंगे अभी भी जारी है। ठीक है, तो यही आपके आधुनिक काल की मुख्य विशेषताएं हैं जो इसको मध्यकाल से अलग करती हैं। अभी आगे के स्लाइड में ये और चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी आपको। अभी इसको मोटा मोटी आप एक रफ मान के चलिए। देखिए, आज की क्लास पूरी आपकी कॉन्सेप्ट पर ही बेस होगी, इसमें फैक्चुअल चीज़ें बहुत कम आएंगी इसमें। तो इसी आप इस क्लास को केवल समझने के लिए समझिए, सुनिए, और जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं उसको चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका उत्तर बताऊंगा। और आज जो चीज़ें छूट जाती हैं कॉन्सेप्चुअल रूप में, अगर यदि आप नहीं समझ पाते हैं, तो जब भी नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, जैसे ये मुख्य रूप से ये टॉपिक तो हमें लाइव क्लास में ज़्यादा अच्छा होता, जहाँ पे हमारा आपका आमने सामने इंटरेक्शन होता। तो पता नहीं लाइव क्लास कब होगी, तो उसका वेट करने के बजाय हमने सोचा कि पहले ही आपको इस बारे में जानकारी दे दी जाए, ताकि आगे आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आइए फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये मेजर चीज़ें हैं जो आप लोग की आधुनिक काल की मुख्य विशेषताएं हैं। अब इसकी हम लोग थोड़ा सा अब टेक्निकल टर्म में देखेंगे इसको, कि कैसे इस आधुनिक काल की शुरुआत होती है। ठीक है, देखिए, आइए हम लोग पुनर्जागरण को कुछ तकनीकी शब्दावलियों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पुनर्जागरण जिसने आधुनिक काल की शुरुआत की, जिसके बाद से मध्यकाल से आधुनिक काल में संक्रमण हुआ, उसका सामान्य सा शाब्दिक अर्थ है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का सामान्य सा शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना। पुनर्जागरण का मतलब क्या है? फिर से जागना। अब जब फिर से जाग रहे हैं तो पहले कभी जाग रहे होंगे, फिर सो गए और फिर से जाग रहे हैं। ठीक, अब इसको देखें तो पहले सचेत थे, फिर अचेत हो गए और अब पुनः सचेत हो रहे हैं। ठीक, तो ये फिर से जागना की प्रक्रिया है, उसको हम लोग पुनर्जागरण कह रहे हैं। ये आधुनिक काल का समय है। ये मध्यकाल का समय जब आप अचेत हैं और सचेत हैं प्राचीन काल में। अब यहाँ पर सचेत का मतलब क्या है? सचेत का सिंपल सा मतलब है, पुनर्जागरण की दो खास विशेषताएं हैं, बुद्धिवाद और मानवतावाद। तो जब आप सचेत हैं तो क्या कर रहे हैं आप विश्लेषण, एनालिसिस, निर्णय, जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो बुद्धि के प्रयोग से कर रहे हैं। ठीक है, और जब बुद्धि का प्रयोग आप करेंगे तो आप पाएंगे कि सभ्यता के केंद्र में कौन है? सभ्यता के केंद्र में हम हैं, यानी मानव। जो भी चीज़ें हैं वो किसके लिए होनी चाहिए? सब कुछ मानव के लिए होना चाहिए। यही प्राचीन यूनानी रोमन सभ्यता में हुआ था, जिसके विचारों की जानकारी कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद यूरोपीय लोगों को इटली में फिर से स्टार्ट हुआ। जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ और वहाँ से विद्वान वगैरह भाग करके जब यहाँ पर इटली में आकर उन्होंने शरण लिया, तो पुराने विचारों की जानकारी फिर से हुई, जिसमें देखा गया कि जो प्राचीन समाज था वो बुद्धिवादी था, बुद्धि के आधार पर निर्णय लेता था, और वहाँ पर सभ्यता के केंद्र में मानव था। मानव के लिए सारी चीज़ें होती थी, मानव की सुख सुविधाओं के लिए, मानव की भलाई के लिए। तो हम लोग देखते क्या है कि पुनर्जागरण से पहले मध्यकाल में जो प्रचलन है, धर्म का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा है, धर्म की महत्ता स्थापित है, और उसमें जो भी निर्णय होता है वो आस्था आधारित होता है। चाहे संबंध की बात हो, चाहे चर्च की बात हो, जो उसने कह दिया उसके ऊपर किसी को प्रश्न नहीं उठाना है, उसका केवल पालन करना है। अब यही चेंज होगा, जब पुनर्जागरण आएगा तो यह धारा चेंज हो जाएगी, और फिर से जैसे चूंकि अब इन्होंने सहारा लिया है, बुद्धि का प्रयोग तो किया है, लेकिन सहारा कहाँ से लिया है? अतीत से। तो ये लोग कहेंगे, जो लोग पुनर्जागरण के समर्थक हैं, जो विद्वान हैं, वो कहेंगे कि भाई देखिए, पहले भी ऐसे ही होता था कि हम लोग बुद्धि से प्रयोग करते थे, अपने सही गलत का निर्णय बुद्धि से करते थे, और बुद्धि से करने के बाद हम लोग सही गलत का निर्णय करके मानव के लिए कार्यों को करते थे। यानी सभ्यता का मूल क्या है? मानव था। इसीलिए हमें अब क्या करना चाहिए? फिर से उसी ओर जाना चाहिए। इसीलिए इसका नाम क्या है? पुनर्जागरण, यानी फिर से जागृत अवस्था में हमें जाना चाहिए। तो ये देखिए, मेजर चीज़ें हैं कि आस्था पहले आस्था मुख्य कारक थी, अब मुख्य कारक क्या है? बुद्धि। यानी बुद्धि से आपको निर्णय लेना है। पहले मानव साधन है धर्म का। जब धर्म का प्रभुत्व स्थापित है और मध्यकाल चला, तो मानव क्या है? साधन। यानी जो सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, सब कुछ क्या कर रहा है? मानव को साधन के रूप में यूज कर रहा है। यानी अगर धर्म को यहाँ चाहती है, या लगता है कि
धार्मिक व्यवस्था टूटने वाली है तो वो क्या करेंगे, व्यक्ति को जिंदा जला देंगे या जहर का प्याला दे देंगे पीने के लिए। यानी व्यक्ति साधन है, उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व्यक्ति की कुर्बानी दे दी जाएगी। लेकिन पुनर्जागरण कहता है कि मानव सभ्यता का जो सभ्यता का मूल है वो क्या होना चाहिए, मानवतावाद की जो संकल्पना इसने रखी कि सब कुछ किसने बनाया है, ये सब कुछ किसकी देन है, सब कुछ किसके लिए है, सब कुछ मानव के लिए। तो जब सब कुछ करता धरता सब कुछ मानव है, हम लोग मानव हैं, तो इसमें सभ्यता का केंद्र ईश्वर की जगह ईश्वर नहीं होना चाहिए। कौन होना चाहिए, मानव। और मानव साधन नहीं, मानव साध्य होना चाहिए। यानी जो धर्म बनाते हैं हम लोग, राज्य बनाते हैं, समाज बनाते हैं, आर्थिक व्यवस्था बनाते हैं, कोई नियम का बनाते हैं, उसका केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए, मानव की अच्छाई, मानव की भलाई, मानव की खुशहाली के लिए, मानव के हित के लिए सारी व्यवस्थाओं का निर्माण होना चाहिए। यही चीजें क्या होती हैं, चेंज होंगी मानव साधन से किस में चेंज होगा, साध्य में। इसके साथ ही साथ जब मानव साधन नहीं रहेगा तो वो समुदायवाद की जगह क्या स्थापित हो जाएगा, व्यक्तिवाद। यानी हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, मानवतावाद में हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं केवल उच्च वर्ग के लोगों के जीवन की वैल्यू है या उच्च वर्ग के लोगों को ही सारी चीजें प्राप्त करने का, सुख सुविधा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति की स्वतंत्रता सब कुछ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। फिर जब आप ईश्वर को केंद्र से हटा देंगे तो परलोक की जगह केंद्र में, सेंटर में क्या आ जाएगा, इहलोक। यानी मानव का भौतिक जीवन जो तात्कालिक जीवन है इस लोक में, अब वहां मरने के बाद क्या होगा कोई नहीं जान रहा है। तो जब मरने के बाद देखा जाएगा वहां पर क्या हो रहा है, जब कोई जाएगा देखेगा, पहले आप अपना इस काल का जीवन सुधारिए, इस काल के जीवन को आप सही कीजिए। तो यही है जब यह मध्यकाल की जो मानव सभ्यता की धारा है वो मुड़ रही है आधुनिक काल की ओर। पुनर्जागरण ने क्या किया, मानव सभ्यता की धारा को मध्यकाल से मोड़ दिया आधुनिक काल। अभी आधुनिक काल आया नहीं है पूरा, ध्यान दीजिएगा। वो पूरा आधुनिक काल मेन तो आपका स्टार्ट होगा प्रबोधन से, एनलाइटनमेंट से स्टार्ट होगा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण की जो भूमिका है वह मानव सभ्यता के संदर्भ में इतनी है कि इसने क्या किया, उस धारा को मोड़ दिया। बुद्धि का मतलब प्राचीन विचारों का, धर्म ग्रंथों का सहारा लेकर के, साहित्य का सहारा लेकर इसने क्या किया, उस धारा को मोड़ दिया। जो असली यात्रा तय करेगा, वो असली यात्रा कौन तय करेगा, प्रबोधन तय करेगा। तो यहाँ बुद्धि और मानवतावाद की स्थापना हो गई। अब देखिए जब बुद्धि और मानवतावाद की स्थापना हो गई तो चीजें चेंज होगी। चीजें क्या होंगी, जीवन के जो विविध क्षेत्र हैं, राजनीति में, धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में चीजें क्या होंगी, चेंज होंगी। अब देखिए पुनर्जागरण के होने में एक बड़ा रीजन था व्यापारिक क्रांति। ठीक, व्यापारिक क्रांति सब लोग जानते हैं। जब कुस्तुनतुनिया का पतन होगा तो यूरोपवासी नए मार्ग की तलाश में पूरे विश्व के भ्रमण पर निकलेंगे और वो भौगोलिक खोजों के माध्यम से नए स्थल मार्गों, नए देशों की खोज करते हैं। और इससे क्या होता है, यूरोप में एक व्यापारिक क्रांति की शुरुआत होती है। तो जब व्यापारिक क्रांति की शुरुआत हो रही है तो उससे क्या होगा, व्यापारिक क्रांति की शुरुआत होगी तो व्यापारिक क्रांति से नगरीकरण बढ़ेगा और नगरीकरण से सबसे मेन आदमी कौन आएगा, पैदा होगा, मध्य वर्ग। यही मध्य वर्ग है जो यूरोप में होने वाले सभी सामाजिक परिवर्तनों का सबसे बड़ा चालक है। जितने भी मेन सामाजिक परिवर्तन हुए उसके पीछे कौन है, यही मध्य वर्ग है। अब देखिए इसके पहले तक क्या है, व्यापारिक क्रांति के पहले तक एक समाज में उच्च वर्ग है जो साधन संपन्न है, जिसके पास सब कुछ संपत्ति, से कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा है निम्न वर्ग, जिसमें मजदूर और किसान वगैरह आते हैं। इसमें सामंत, कुलीन, राजा वगैरह सारे लोग आते हैं। निम्न वर्ग है जिसके पास साधन विहीन है। यह क्या, जैसे जब सामंतवादी व्यवस्था प्रचलित है तो भूमि मुख्य स्रोत है और भूमि पर अधिकार किसका है, वो भूमि है किसकी, सामंत की है। उस पर काम करने वाला क्या है, अर्धदास है। जब तक काम करेगा उस पर रहेगा, जब तक काम नहीं करे फिर उसको वहां से हटा दिया जाएगा। यानी उसके पास कुछ नहीं, स्वामित्व के नाम पर कुछ नहीं है। और कई बार स्थिति ऐसी भी आएंगी कि उसको हो सकता है कि खाना न मिले, रहने के लिए घर नहीं मिले, पहनने के लिए कपड़ा भी मिले। यानी एक वर्ग ऐसा है जो साधन संपन्न है, सब कुछ है, स्वामित्व भी उसके पास है। और दूसरा वर्ग ऐसा है जो साधन विहीन है, उसके पास कुछ नहीं है और कई बार उसको खाने पीने तक की समस्या भी आती है। अब इसी के बीच में आता है मध्य वर्ग, जो उच्च वर्ग की तरह एकदम साधन संपन्न, सब कुछ सुविधाओं से लैस तो नहीं है, लेकिन उसकी स्थिति निम्न वर्ग की तरह बुरी भी नहीं है। अब इस मध्य वर्ग में कौन लोग आते हैं, जो मुख्यतः सेवा क्षेत्र के। उस समय भाई व्यापार, जब व्यापारिक क्रांति के पहले की बात कर रहे हैं तो आर्थिक क्रिया का मुख्य केंद्र क्या है, भूमि है। तो व्यापार वगैरह हो रहा है लेकिन काफी सीमित होता है। इंटरनल ट्रेड हो, जैसे मान लीजिए देश है, यहाँ कई सारे सामंतों के क्षेत्र हैं, तो ट्रेड हो रहा है, सामंत के अंदर होगा, बहुत होगा तो सामंत इस सामंत से इस सामंत के क्षेत्र में होगा। अभी इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन जब व्यापारिक क्रांति होगी
तो ट्रेड की डिमांड बढ़ना स्टार्ट होगा। जब ट्रेड की डिमांड बढ़ना स्टार्ट होगा तो नए व्यवसाय भी सामने आएंगे। जैसे व्यापार को प्रमोट करने के लिए कई सारे, जैसे अकाउंट रखने के लिए लेखाकार की जरूरत पड़ेगी, उद्योग धंधे बढ़ेंगे। जब व्यापार बढ़ेगा तो सामान की पूर्ति के लिए उद्योग धंधे बढ़ेंगे, लोगों की संख्या बढ़ेगी। उसमें शिक्षक चाहिए आपको, जहाज बनाने वाले चाहिए, मैपिंग करने वाले चाहिए, और कलाकार भी होंगे इसमें आपके जो सपोर्ट करेंगे, जिनको ये लोग भी सपोर्ट करेंगे, और कलाकार अपनी कलाकृतियों के माध्यम से पुनर्जागरण की धारा को सपोर्ट करेंगे। तो देखेंगे इसमें डॉक्टर भी आ जाएंगे आपके, ठीक, जो चिकित्सक वगैरह हैं, बैंकिंग क्षेत्र के लोग, बीमा की शुरुआत हो जाएगी। यानी जब व्यापारिक क्रांति होगी तो क्या होंगे, हम देखते हैं ये सारे नए नए जब चीजें आएंगी तो उससे क्या हो रहा है, मध्य वर्ग पावरफुल हो रहा है, मध्य वर्ग की संख्या बढ़ रही है। और अब मध्य वर्ग क्या है, अब मध्य वर्ग यहाँ पर डिसीजन करने की स्थिति में या डिसीजन लेने में सहायता करने की स्थिति में आ जा रहा है। तब देखिए अब क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पुनर्जागरण से पहले राजनीतिक व्यवस्था क्या है, पुनर्जागरण पहले क्या है, राजा है, लेकिन उसका क्षेत्र क्या है, कई सामंतों के बीच में डिवाइड है। अब जब आर्थिक क्रिया का मुख्य क्षेत्र भूमि है और भूमि किसके अधीन है, सामंत के, तो उससे कर कौन लेगा, उससे वित्त की प्राप्ति सामंत को होगी, और सेना कौन बनाएगा उस पैसे से, सामंत। अब राजा डिपेंडेंट है कर और सेना के लिए सामंत के ऊपर, तो जाहिर सी बात है राजा के ऊपर अंकुश किसका है, सामंत का है। दूसरी तरफ जो चर्च है, पादरी वर्ग है, जो धर्म है, उसका भी अंकुश राजा के ऊपर, क्योंकि देखिए राजा स्वयं शक्तिशाली है नहीं, इसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो कई बार चर्च ने इसको सपोर्ट किया है, मतलब चर्च जन समर्थन के माध्यम से या जनता का समर्थन राजा को प्राप्त कराने के लिए चर्च राजा की सहायता करता है। जब सहायता करता है तो चर्च क्या है, चर्च भी राजा के ऊपर अंकुश लगाता है। तो यहाँ पर राजा के ऊपर दो अंकुश है, सामंत और पादरी, यानी चर्च का। तो यानी राजा क्या है, राजा अभी निरंकुश नहीं है, इनके ऊपर काफी हद तक डिपेंडेंट है। अब यदि राजा के पास अपना वित्त होता, अपना पैसा होता, अपनी सेना होती, तो वह इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता और चर्च का भी विरोध कर सकता था, सामंत का भी विरोध कर सकता था। लेकिन स्थिति अभी वैसी नहीं है, यानी राजा को समस्या है सामंत और पादरी से। हम पहले की बात कर रहे हैं, अभी पुनर्जागरण के पहले, राजनीतिक क्रांति के पहले की। लेकिन अब इसके साथ साथ जब व्यापारिक क्रांति स्टार्ट हो जाएगी, जब व्यापार वगैरह बढ़ने लगा, आर्थिक क्रियाएं बढ़ने लगेगी, तो मध्य वर्ग को भी समस्या होगी सामंत और पादरी से। कैसे मध्य वर्ग को, अब मध्य वर्ग मान लीजिए व्यापारी है, अब व्यापारी को क्या करना है, एक मान लीजिए कोई देश है उसमें 25 सामंत है, तो अब 25 सामंतों के अलग अलग क्षेत्र हैं, 25 तरह के कानून है उसमें, ये लोग लगातार युद्ध कर रहे हैं, अस्त व्यस्त जनजीवन है, शांति व्यवस्था नहीं है, उस व्यापारी को या मध्य वर्ग को व्यापार करने में, आर्थिक क्रियाएं करने में दिक्कत हो रही है। एक ही व्यक्ति को यहां से यहां तक आने में 20 तरह के कर देने पड़ेंगे उसको। तो ये सारी भी समस्याएं हैं जो आर्थिक क्रियाओं के होने में बाधक हैं। तो क्या मध्य वर्ग सामंत से खुश होगा, नहीं, वो चाहता है कि ये सब सामंत समाप्त हो जाए, केवल एक व्यक्ति रहे, हम एक बार कर दें, एक तरह के नियम रहे, और कोई एक व्यक्ति रहेगा तो क्या करेगा, इस पूरे क्षेत्र में यातायात और संचार के साधनों का विकास करेगा, जिससे व्यापारिक गतिविधियां और आर्थिक गतिविधियां तीव्र होंगी। तब मध्य वर्ग को या व्यापारी वर्ग को समस्या किससे है, सामंत के साथ भी है। पादरी से भी समस्या है, चर्च से क्या समस्या है, चर्च कहता है धन का संग्रह मत करो भैया, तुम धन का संग्रह करना पाप बताएगा, कहेगा कि धन का संग्रह करोगे तो तुमको नरक में जगह मिलेगी। वो कहेगा सूदखोरी पाप है, मुनाफा कमाना पाप है। अब सूदखोरी और मुनाफा कमाना पाप है तो आर्थिक क्रियाएं चलेंगी कैसे, उसमें कौन भागीदार बनेगा, उसमें कौन एक्टिव होगा। तो इस तरीके से मध्य वर्ग को भी समस्या है सामंत और पादरी से। तो राजा और मध्य वर्ग की आवश्यकता एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है, और जब इसी बीच जब पुनर्जागरण हो जाएगा, चीजें इन लोग के पक्ष में आनी स्टार्ट होंगी, और जब धर्म में धन सुधार स्टार्ट हो जाएगा, तब राजा क्या करेगा, राजा और मध्य वर्ग एक होना शुरू हो जाएंगे। यानी जो मुख्य परिवर्तन है कहां से आ रहा है, राजा के यहां से और मध्य वर्ग के यहां से। इधर अब क्या होगा, इसमें आपका ब्लैक डेथ होगा, यूरोप की 1/3 आबादी उसमें नष्ट हो जाती है, सामंतों के आपसे युद्धों ने सामंतों को नष्ट किया, बारूद का आविष्कार होगा तो सामंतों के किलों को तोड़ना आसान हो गया। इन सब चीजों ने क्या किया, राजा को थोड़ा सपोर्ट किया सामंतों को तोड़ने में। और दूसरी तरफ जब व्यापारिक क्रांति हुई, मध्य वर्ग के पास पैसा आया, तो मध्य वर्ग ने क्या किया, उस पैसे से सपोर्ट किया राजा को। तो राजा को वित्त की प्राप्ति हुई, उसने अपनी सेना बनाई। इस तरीके से क्या हो रहा है, राजा की निर्भरता सामंत के ऊपर धीरे धीरे कम हो रही है। दूसरी तरफ जब धन सुधार आंदोलन वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगा, तो धन सुधार आंदोलन से धर्म का नियंत्रण भी
काफी हद तक राजा के ऊपर कंट्रोल हुआ। क्यों? क्योंकि जब धर्म सुधार आंदोलन स्टार्ट होगा, मार्टिन लूथर के नेतृत्व में ईसाई धर्म में व्याप्त भ्रष्टाचार और इस चीजों को लेकर के, तो उनके बीच एक नया धर्म निकल करके आएगा, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक बनाम प्रोटेस्टेंट। और जब कई जगह युद्ध होगा तो राजा लोग क्या हो जाएंगे, कैथोलिक धर्म के कुछ लोग हो जाएंगे, कुछ लोग प्रोटेस्टेंट धर्म की तरफ है। अब जो लोग पुराने धर्म से परेशान थे, धार्मिक हस्तक्षेप से परेशान, उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्टेंट धर्म का साथ लिया। तो इससे क्या हुआ, अब धर्म की निर्भरता कहां हो गई, राजा के ऊपर। यानी धर्म को अगर अपने आप को बचाना है तो किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया, राजा के ऊपर। यानी अब स्थिति क्या हो रही है, राजा की स्थिति यह पुनर्जागरण के बाद मजबूत होगी। अब यहीं से निकल करके आता है निरंकुश। निरंकुश मतलब राजा और सामंत का अंकुश उसके ऊपर समाप्त हो गया। राष्ट्रीय, निरंकुश राष्ट्रीय राजतंत्र। निरंकुश समझ रहे हैं, राजतंत्र भी समझ रहे हैं। अब यहां पे राष्ट्रीय एक नई संकल्पना आएगी। अब राष्ट्र का मतलब क्या होता है, राष्ट्र ऐसे लोगों का समुदाय होता है जिनके अंदर एक होने की भावना होती है, एकता की भावना होती है, और वो एक समान रीति रिवाजों और परंपरा का पालन करते हैं। तो अभी यहां पर राष्ट्रीय राज्य जो बन रहे हैं उसमें संप्रभुता कहां है, उसमें संप्रभुता राजा के पास है। हमें यात्रा करनी है जब ये संप्रभुता राजा के हाथ से निकल करके जनता के पास आ जाएगी। और वो इस संप्रभुता को राजा के हाथ से निकाल कर जनता के पास कौन लेकर के जाएगा, यही मध्य वर्ग। यही मध्य वर्ग जो भी राजा को सपोर्ट कर रहा है, जब कालांतर में मजबूत हो जाएगा, जब वो उसकी संख्या बढ़ जाएगी, परिस्थितियां उसके अनुकूल हो जाएंगी, तब वो क्या करेगा, इसी राजा के खिलाफ संघर्ष छेड़ देगा। और वहीं से फिर आपका स्टार्ट हो जाता है प्रबोधन काल। तो ये लोग हैं, मतलब मुख्य रूप से हमको निरंकुश राष्ट्रीय राजतंत्र और मध्य वर्ग को देखना है। अब इसी में देखिए, पुनर्जागरण के बाद राजनीतिक व्यवस्था में निरंकुश राष्ट्रीय राजतंत्र का उद्भव हो रहा है, जहां पर राजा है उसके ऊपर सामंत और पादरी का अंकुश कम हो रहा है और मध्य वर्ग उसको सपोर्ट कर रहा है। धार्मिक क्षेत्र में धर्म सुधार आंदोलन हुए, प्रोटेस्टेंट रूप में नया धर्म आया, धर्म युद्ध वगैरह भी हुए, कई सारे धर्म को लेकर के 31 वर्षीय युद्ध भी हुआ आपका उसमें। लेकिन धर्म सुधार की प्रक्रिया यहीं से स्टार्ट हो जाती है और धर्म का प्रभाव राजनीतिक जीवन में धीरे धीरे कम हो जाता है। सामाजिक क्षेत्र में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग रहेगा, क्योंकि राजा जब निरंकुश राष्ट्रीय राजतंत्र की स्थापना करेगा तब वो सामंत और पादरी को पूरा डिनाई नहीं करेगा। वो उनके सपोर्ट को पाने के लिए कहेगा कि चलो भाई ठीक है, तुम इतने समय से एक निर्णायक भूमिका में रहे हो तो हम तुमको खत्म नहीं कर रहे हैं, हम क्या करेंगे कि तुमको कुछ विशेषाधिकार दे रहे हैं। अब विशेषाधिकार क्या रहेगा, आपको कर नहीं पे करना है, टैक्स में मतलब टैक्स आपको नहीं पे करना है, जो शासन में नियुक्ति वगैरह कोई शासन प्रशासन में आपको उसमें वरीयता दी जाएगी और मुख्य रूप से आप ही में से नियुक्ति की जाएगी, और जो दंड व्यवस्था होगी उसमें भी आपके लिए नरमी रहेगी। तो राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और सामाजिक, यानी असमानता क्या है, विद्यमान है। राजनीति में निरंकुश राजतंत्र की व्यवस्था है और धार्मिक में धर्म सुधार की परंपरा आगे बढ़ रही है। आर्थिक क्षेत्र में भूमि अब मुख्य आर्थिक कारक से निकल करके हट जाएगा और एक नया टॉपिक, एक नया शब्द आएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाणिज्यवाद। अब ये वाणिज्यवाद क्या है, अब जब व्यापारिक क्रांति होगी तो आर्थिक क्रियाओं का मुख्य या जो मुख्य आर्थिक क्रिया क्या हो जाएगी, मुख्य आर्थिक क्रिया व्यापार हो जाएगी। अब हर देश चाहता है कि अधिक से अधिक व्यापार उसके देश से हो ताकि उसके देश में अधिक से अधिक सोना चांदी हो। यानी कोई देश कितना शक्तिशाली है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता था कि उसके पास कितना सोना चांदी, और सोना चांदी कहां से आएगा, जब आप व्यापार करेंगे, यानी आयात कम निर्यात ज्यादा करेंगे। तो हर देश चाहता है कि विश्व के व्यापार में उसके देश का योगदान सबसे ज्यादा हो। अब उसके लिए लोगों ने प्रयास करना शुरू किया। तो देखिए, जो व्यापारी हैं उस देश के, वो अपना साधन तो निजी लगाएंगे ना। यहाँ पे क्या है, देखिए साधन क्या रहेगा, निजी रहेगा, उनके अपने उद्योग धंधे या उनका अपना पैसा सब कुछ रहेगा, लेकिन सपोर्ट कौन करेगा और उनको डायरेक्शन कौन देगा, स्टेट देगा। इसीलिए इसको कहा गया है कि वाणिज्यवाद में राज्य नियंत्रित आर्थिक क्रियाएं होंगी, लेकिन साधन क्या रहेगा, निजी रहेगा, यानी निजी व्यक्तियों का साधन रहेगा। तो इस तरीके से व्यापार में, विश्व व्यापार में अधिकाधिक हिस्सा प्रयुक्त करने के नाम पर, अधिकाधिक हिस्सा पाने के नाम पर वाणिज्यवाद की प्रक्रिया शुरू होगी। और उसके लिए विभिन्न देश क्या करेंगे, सैनिकों के माध्यम से भी अपने देश के व्यापारियों की सहायता करेंगे। कई जगह युद्ध वगैरह भी होंगे, हम लोगों ने यूरोपीय के आगमन के समय इस चीज को देख चुका है। अब ये थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं। वाणिज्यवाद में साधन निजी है लेकिन कंट्रोल राज्य का है। पूंजीवाद में साधन भी निजी होता है और नियंत्रण से लेकर निर्णय सब कुछ निजी होता है। और वहीं समाजवाद में राज्य का ही साधन, राज्य का ही नियंत्रण, यानी सब कुछ राज्य करता है। ठीक है, ये मेन अंतर है आपका। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पुनर्जागरण जो फिर से जागने की प्रक्रिया है, जो मानव सभ्यता की धारा को मोड़ रहा है, उसको आधुनिकीकरण के रास्ते पर लेकर के जा रहा है। उसने आधुनिकीकरण के रास्ते पर बुद्धि के माध्यम से ले जाकर के छोड़ दिया। अब यह बुद्धि जब प्रबोधन काल आएगा तो यह बुद्धि अतीत से सहारा नहीं लेगी, अब यह बुद्धि
तर्क का सहारा लेगी और अपने लिए एक नया विश्व का खाका तैयार करेगी। ठीक है, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं, प्रबोधन की तरफ चलते हैं। तो जब अब होगा क्या उसके बाद चीजें क्या चेंज होगी पुनर्जागरण के बाद? पुनर्जागरण का जो समय था, पुनर्जागरण का जो समय था वो 15वीं 16वीं सदी के आसपास था और 17वीं सदी के हाफ तक। तो जो प्रबोधन का समय है वो 17वीं सदी की लास्ट और मुख्य रूप से 18वीं सदी और 19वीं सदी। ठीक है, अब क्या होगा जब मध्य वर्ग सशक्त होगा? कैसे? व्यापारिक क्रांति, जो वाणिज्यिक क्रांति है, जो वाणिज्यिक क्रांति है वो और तेज बढ़ेगी, वाणिज्यिक क्रांति तेज बढ़ेगी और इसी में क्या शुरू हो जाएगा? औद्योगिक क्रांति। इससे क्या हो जाएगा? और नए वर्गों की खोज होगी, मतलब मध्यम वर्ग का विस्तार और होगा और उनकी संख्या में भी वृद्धि होगी और उनकी शक्ति में भी इजाफा होगा। तो जब इजाफा होगा और दूसरी तरफ क्या है, अब पुनर्जागरण हुए 200 साल बीत चुका है, पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि मिल रही है लोगों को। ठीक है, और दूसरी तरफ धर्म सुधार आंदोलन भी हो चुका है। तो अब इन लोगों ने क्या किया, अब इन्होंने बुद्धि को स्थापित कर दिया है, यानी अब आपको अतीत का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। अब कहां जाएंगे आप अपने बुद्धि के निष्कर्ष को तर्क से स्थापित करने का प्रयास। जैसे जब डिमांड की जाएगी समानता की कि भाई समाज में समानता होनी चाहिए, तो ये लोग कहेंगे कि समानता होनी चाहिए, ये पीछे था कोई नहीं था उससे मतलब नहीं है, लेकिन समानता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी व्यक्ति समान पैदा होते हैं। ये एक तर्क दिया उन्होंने ना भाई, उन्होंने बुद्धि से निष्कर्ष निकाला कि सामंत और पादरी को जो विशेष अधिकार प्राप्त हैं उनको नहीं होने चाहिए। ये क्या है? गलत है। सही यह होगा कि जो निम्न वर्ग का व्यक्ति, मध्य वर्ग का व्यक्ति है वो, और जो सामंत और पादरी वर्ग है, सब क्या होने चाहिए? समान। एक समान कर व्यवस्था होनी चाहिए, एक समान दंड व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये लोग ये समानता होनी चाहिए। अब समानता के लिए पीछे से लॉजिक नहीं लेकर के आएंगे, ये लोग स्वयं लॉजिक देंगे, लॉजिक निकालेंगे जो उस समय के जो विचारक हैं कि भाई सभी लोग समान पैदा होते हैं। जब समान पैदा होते हैं तो सबको समानता के साथ व्यवहार कीजिए। यदि किसी को दंड देना है, मान लीजिए यदि कोई किसी की हत्या कर रहा है, तो अब एक ही हत्या के लिए आप विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को 1 वर्ष की सजा और किसी अन्य व्यक्ति को 10 वर्ष सजा, तो ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये लोग किस चीज की डिमांड करेंगे? समानता की। अब वो समानता को देने के लिए क्या कहेंगे? तर्क। तो बुद्धि के निष्कर्ष को तर्क के साथ स्थापित करेंगे और साहस के साथ उस पर दृढ़ रहेंगे, दृढ़ प्रतिज्ञ रहेंगे, जो हमें देखने को कहां मिलेगा? फ्रांस की क्रांति में, जहां स्वतंत्रता और समानता के लिए लोग लड़ने को भी तैयार हैं। अमेरिकी क्रांति है, प्रबोधन का विस्तार करने में फ्रांस की क्रांति और अमेरिकी क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो इस तरीके से अब क्या हो रहा है? प्रबोधन अब आ जा रहा है, एनलाइटमेंट मूवमेंट आ जा रहा है कि यानी अब बुद्धि के निष्कर्ष को या अपने विचारों को समाज के समस्याओं के समाधान के लिए आपको अतीत में जाने की जरूरत नहीं है। जो विचारक है, आप तर्क से नई व्यवस्था दीजिए, समस्याओं का विश्लेषण कीजिए।
और उसका विकल्प दीजिए। ठीक, अब यहीं से क्या होगा, जिस राजा का सपोर्ट किया था मध्यम वर्ग ने उसको निरंकुश राष्ट्रीय राजतंत्र की स्थापना में, अब वही मध्यम वर्ग क्या करेगा, अपने लिए अधिकारों की मांग करना शुरू करेगा। अब राजा को चाहिए कि पहले क्या कहेंगे, भाई अब आप अस्थाई निरंकुश जो हैं तो आप पहले क्या कीजिए, स्वयं को अस्थाई बनाइए, यानी अब आपका इलेक्शन वगैरह होगा। ठीक है, आप निरंकुश हैं अभी, देख जो भी चीजें होती हैं क्रम से होती है, एक साथ नहीं हो जाती हैं। पहले जैसे भाई राजतंत्र अस्थाई, उसको जो क्या बनाया जाएगा, अस्थाई, कि भाई चलिए 5 साल के लिए आप लोग को हम लोग को चुन लेंगे, अब भले 5 साल आप जैसे मन वैसे सरकार चलाइए। फिर निरंकुशता के खिलाफ भी मतलब उसका विरोध होगा। फिर बात आएगी प्राकृतिक अधिकारों की, सभी के मतदान करने के, क्रम से चीजें भी हम लोग आगे देखेंगे इसको। ठीक है, अब यही कुलीन और पादरी के विशेषाधिकार पर चोट होगी कि भाई अब क्या चाहिए, समानता। अब समानता में ध्यान दीजिएगा, यहाँ केवल समानता की बात हो रही है, आर्थिक समानता नहीं है, यानी कर में समानता दीजिए हमें, दंड में समानता, मतलब न्याय व्यवस्था सबके लिए समान होनी चाहिए, सामाजिक समानता होनी चाहिए, लेकिन आर्थिक समानता की बात अभी नहीं हो रही। ठीक है, तो अब हुआ क्या, उस समय के विचारकों ने अपनी बुद्धि और तर्क का प्रयोग किया और तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था का विश्लेषण किया और उसके आधार पर तत्कालीन व्यवस्थाओं में कमी निकाली और कमी के विश्लेषण करने के बाद उसका उन्होंने विकल्प दिया। अब ये विकल्प की 3 धाराएं निकल करके आती हैं, एक उदारवाद, दूसरा आदर्शवाद और तीसरा है समाजवाद। इसमें हम लोग को मेन हम लोग आज पढ़ेंगे उदारवाद और समाजवाद। आदर्शवाद का बहुत कम प्रचलन रहा है, बहुत थोड़े समय के लिए रहा है, जब विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो हम लोग इसको देख लेंगे। तो मुख्य रूप से हम लोग को क्या देखना है, उदारवाद और समाजवाद। तो उदारवाद समाजवाद किसकी देन है, प्रबोधन की देन है, प्रबोधन काल से निकले हुए हैं, एनलाइटमेंट एरा से निकला हुआ है, लिबरलिज्म और सोशलिज्म। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं उदारवाद की विचारधारा को। उदारवाद की विचारधारा का सबसे पहले हम लोग देखते हैं मूल क्या है, किस मूल आधार पर उदारवाद की विचारधारा टिकी हुई है। तो जैसे देखिए हम लोगों ने क्या देखा था कि पुनर्जागरण की आत्मा क्या रही है, बुद्धिवाद की। वो मानता है कि मानव बुद्धिमान है, मानव क्या है, बुद्धिमान है, इसलिए वो क्या है, अपने सही गलत का फैसला कर सकता है। और जब सही गलत का फैसला कर सकता है तो कोई भी व्यक्ति है, तो जब सही गलत का फैसला करना होगा तो क्या करेगा, वह अपने हित के संबंध में ही निर्णय लेगा, वह अपने लिए कभी बुराई नहीं लेगा, यानी अपने लिए कोई गलत डिसीजन वो नहीं लेता है। जब मानव बुद्धिमान है और अपने लिए सही गलत का निर्णय ले सकता है तो उसकी खुशी किसमें है, या वो अपने लिए सर्वोच्च मार्ग या सर्वोच्च स्तर कब प्राप्त कर सकता है, जब उसको हम स्वतंत्र कर दें। ठीक है, जब हम उसको स्वतंत्र कर देंगे, उसको फ्री छोड़ देंगे, तो क्या करेगा, अपने लिए एक उच्च स्तर का मार्ग या उच्च स्तर का विकास या अपना मार्ग खुद तय करेगा और अपने लिए जीवन, इस संसार में खुशियों का संसार वो खोज लेगा। उसको खुशी किसमें मिलेगी, अपने अच्छे के लिए, जब उसको निर्णय लेने के लिए आप स्वतंत्र कर दे। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता उदारवाद की सबसे मूल बात है, और इसका व्यक्ति की स्वतंत्रता का आधार कहां पर है, बुद्धिमानी में, कि मानव को बुद्धिमान माना गया है, कि मानव क्या है, बुद्धिमान। अब यही देखिए, जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है, जो सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार, उसका आधार क्या है, भाई कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है चाहे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, निरक्षर हो, तो भी यदि उसको फैसला लेना हो अपने लिए सही, तो क्या करेगा, वो अपने लिए जब भी फैसला लेगा एक सही फैसला लेगा, अच्छा ही फैसला लेगा, वो अपने लिए कभी गलत फैसला वो नहीं लेगा। तो इसी बेस पर आपका लोकतंत्र टिका हुआ है, लोकतंत्र का जो आधार है उसी पर है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अब सामाजिक समता हमने आप लोग को जिक्र किया पहले ही कि यह क्या है, उदारवाद क्या बात करता है कि भाई समाज में क्या होना चाहिए, सभी बुद्धिमान है, तो क्या है, सभी लोग एक समान है। इसीलिए क्या करते हैं, विशेषाधिकार का विरोध, यानी जो सामंत और चर्च को जो विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है, इसका ये लोग क्या करते हैं, विरोध। ये लोग कहते हैं कि समाज में क्या होनी चाहिए, समानता। समानता भी केवल समानता की बात करते हैं, उदारवाद आर्थिक समानता की बात नहीं करता है। आर्थिक समानता की बात कौन करेगा, समाजवाद करेगा। ठीक, अब जब इसी स्वतंत्रता के सिद्धांत को, मानव की बुद्धिमानी सिद्धांत को लोकतंत्र में स्थापित किया जाएगा, तब वहां से निकल करके आता है लोकतंत्र, यानी राजनीतिक क्षेत्र में। तो ये लोग क्या करेंगे, उदारवादी विचारक हैं, लॉक, बेंथम, ये लोग हैं, ये लोग जब विचार करेंगे और राजनीति की समस्याओं को देखेंगे, राज्य की समस्या क्या है। राज्य की समस्या ये है कि एक ही व्यक्ति है जिसके पास सारे अधिकार हैं, वो निरंकुश है, उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है, वह अस्थायी है। तो जनता को दिक्कत क्या है कि जनता उसको न तो बदल सकती है, न उसके ऊपर कोई अंकुश लगा सकती है, इसलिए वो राजा जनता के हित में कार्य
नहीं कर रहा है, या वो राजा जनता के हित में कार्य करने का इच्छुक नहीं है, तब विचारकों ने कहा कि यह व्यवस्था क्या होनी चाहिए, बदलनी चाहिए। पहले क्या हम करें कि जो राजा अस्थायी हो गया है, पहले उसको हम क्या करें, अस्थायी बनाएं, यानी हर 5 वर्ष के बाद उसका हम क्या करें, चुनाव करें और उसको चेंज करें। पहली बात यह होगी कि हमें क्या करना चाहिए, उसके अस्थायित्व को चेंज करके पहले उसको अस्थायी बनाना है। फिर अस्थायी बनाने के बाद फिर दूसरी चोट उसकी निरंकुशता पर होगी। वो जो इतना निरंकुश है, उसकी निरंकुशता को कम किया जाए, उस पर अंकुश लगाया जाए। अंकुश आप कैसे लगाएंगे, उसको एक लॉ बना के दे दीजिए, उसको आप क्या कीजिए, एक विधि या एक संविधान बना के दे दीजिए, जिसके माध्यम से वह शासन को चलाए, मनमाना शासन वो न चलाए। फिर इसी को कहा गया है संविधान, या इसी को हम लोग कहते हैं कुछ समय के लिए संवैधानिक राजतंत्र, जो फ्रांस में कुछ समय के लिए स्थापित होता है। यानी राजा को एक संविधान दे देगा और कहा गया कि भाई तुम उस संविधान के माध्यम से ही शासन चलाओ। ठीक है, यह हो गया। तो जब देखिए, अब इसी में थोड़ा सा और हम लोग डीप जाते हैं कि जब एक डिस्कशन यह हुआ कि जब व्यक्ति स्वतंत्र है, जब व्यक्ति स्वतंत्र है तो उसको क्या करना चाहिए, फ्री छोड़ देना चाहिए। तो मामला यह उठा कि भाई जब हर व्यक्ति जब स्वतंत्र है, तो हो सकता है कि व्यक्ति जब अपनी स्वतंत्रता का पालन करे तो दूसरे की स्वतंत्रता का वह हनन कर सकता है। इसी को रोकने के लिए हमें आवश्यकता है राज्य की। अब जब राज्य को इतना बड़ा कार्य करना है कि भाई एक दूसरे की स्वतंत्रता की रक्षा करनी है, पालन करना है, सुरक्षा भी करना है, तो उसको कुछ अधिकार देने चाहिए। तब क्या किया गया, उसको कर प्राप्त करने का अधिकार दिया गया, दंड देने का अधिकार कि भाई आप हमें क्या कर सकते हैं, अगर यदि हम गलत करते हैं, दूसरे की स्वतंत्रता का उल्लंघन करें, तो हमें क्या मिलना चाहिए, उसके लिए दंड मिलना चाहिए। और मेन यही आपका है। अब इसके बदले में आपको क्या करना है, सुरक्षा, स्वतंत्रता की भी सुरक्षा करनी है, जान माल की भी सुरक्षा करनी है राज्य को। ठीक है, तो ये हुआ कि मान लीजिए अगर आपने राज्य को इतनी शक्ति दे दी, अगर राज्य आपके ही खिलाफ यूज करने लगे, तब कहा कि नहीं, तब हमारे पास क्या होना चाहिए, कुछ नेचुरल राइट होने चाहिए, कुछ फंडामेंटल राइट होने चाहिए। ठीक है, फिर लोगों ने कहा चलिए ठीक है, ये भी ठीक है। फिर ये हुआ कि भाई एक ही व्यक्ति के पास सारी शक्तियां नहीं होनी चाहिए। तब मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि यदि हम शक्तियों को अलग अलग कर देते हैं, शक्तियों का पृथक्करण कर देते हैं, विधायिका अलग, कार्यपालिका अलग और न्यायपालिका अलग, तो ये तीनों क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जो लोकतंत्र का पूरा सिद्धांत है, जो लोकतंत्र की पूरी विकास धारा है, वो कहां से निकल रही है, प्रबोधन के उदारवाद से निकल रही है। यही उदारवाद आपका राजनीतिक क्षेत्र में जब इसको लागू किया गया, तो वो क्या लेकर के आया, लोकतंत्र। जब आर्थिक क्षेत्र में इसको लागू किया गया, तब वो लेकर के आया पूंजीवाद। कहा कि जब व्यक्ति स्वतंत्र है, बुद्धिमान है, अपने सही गलत का फैसला कर सकता है, तो राज्य को आर्थिक क्षेत्र में भी उसके आर्थिक क्रियाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और व्यक्ति को फ्री छोड़ देना चाहिए कि उसको क्या उत्पादन करना है, कौन सा बिजनेस शुरू करना है, किसमें पैसा लगाना है, कितना उत्पादन करना है, उस उत्पादन की कितनी कीमत रखनी है, ये सारी चीजें फ्री छोड़ दीजिए और ये फिर आपको लेकर के जाएगा पूंजीवाद की तरफ। ठीक है, इसीलिए कहा गया ना कि पूंजीवाद और लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक, मतलब पूरक क्या कह सकते हैं कि एक ही धारा से निकले हैं। किस धारा से निकले हैं, वो उदारवाद से निकले हैं। फिर धार्मिक क्षेत्र में आइए कि भाई जब हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर व्यक्ति बुद्धिमान है, तो वो अपने लिए धर्म के बारे में फैसला ले सकता है। राजा को या राज्य को उसके धर्म के बारे में निर्णय लेने कोई अधिकार नहीं, यानी राजा या राज्य उसको न बताए कि तुम्हारा धर्म ये होगा, उसकी जो इच्छा होगी वो उस धर्म का पालन करे। यानी राज्य क्या करे, धर्म से अपने आप को अलग कर ले, यानी स्टेट क्या होना चाहिए, सेकुलर स्टेट। तो ये मुख्य बातें हैं उदारवाद की, जो प्रबोधन के बाद उदारवाद की धारा के अंतर्गत ये सारी चीजें शुरू हुई। और यही धारा, यही उदारवाद की धारा आज सबसे लोकप्रिय है, सबसे प्रचलित है। पूरे विश्व में सबसे अधिक देशों में यही उदारवादी शासन की पद्धति, लोकतंत्र से कई टाइप होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है या प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, सब आपका उसमें चलता है, ये चल रहा है। और जो सबसे प्रचलित पद्धति है वो कौन सी है, पूंजीवाद की ही है आर्थिक क्रियाओं में। और पंथ निरपेक्षता को भी क्या होता है, आदर्श माना जाता है। और सामाजिक क्षेत्र में समता, समानता का देखते सिद्धांत हर जगह लागू है। तो यही उदारवाद सबसे प्रचलित है और सबसे लोकप्रिय है, जो आज भी जिसका प्रसार अभी हो रहा है, भी पूरे विश्व में इसका प्रसार नहीं हो पाया है। अभी अफ्रीका के देशों में, एशिया के कई देशों में क्या हो रहा है, इसका प्रचार करने का प्रयास किया जा रहा है। अब आइए हम लोग उस विचारधारा की बात करते हैं जिसने विश्व को सर्वाधिक रूप से प्रभावित किया है। विश्व में सबसे जो ऐसी विचारधारा, एक ऐसी विचारधारा के रूप में समाजवाद और मार्क्सवाद है, साम्यवाद है। इसमें देखिए अलग अलग नाम, सबके अलग अलग मतलब भी हैं, सब कुछ का मतलब एक नहीं है।
ये ऐसी विचारधारा है जिसके बारे में कहा जाता है कि या तो इसको आप स्वीकार कीजिए या तो इसको आप इनकार कीजिए, लेकिन इसको आप छोड़ नहीं सकते। यानी इस विचारधारा ने, समाजवादी विचारधारा ने पूरे विश्व को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया है। इसके ऊपर अगर आप लोग कहेंगे तो एक दिन पूरी फुल क्लास हो सकती है। समाजवाद के विकास के ऊपर, समाजवाद, मार्क्सवाद, साम्यवाद, इसके विकास के ऊपर पूरी फुल क्लास हो सकती है, लेकिन आज यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में ही इस विचारधारा को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब प्रबोधन से निकला उदारवाद तो उसने बात की सामाजिक समानता की, लेकिन समाजवाद विचारधारा निकली, समाजवाद, जिसने कहा कि भाई समानता आर्थिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसने कहा जो समाज में इतने भेद हैं, जो समाज की समस्याएं हैं, यह भेद तब तक समाप्त नहीं होगा या तब तक अच्छे से नहीं उसको हम मतलब मानव की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते जब तक हम आर्थिक समानता को स्थापित नहीं कर सकते हैं। और ये पूरी तरीके से सत्य भी है। अब अपने आसपास देखिए, सामाजिक समानता देने से नहीं, अगर व्यक्ति के पास आर्थिक रूप से व्यक्ति मजबूत है तो वह ज़्यादा अच्छे से रह सकता है और अपनी समानता का दावा कर सकता है। और यदि उसके पास आर्थिक शक्ति है तो अपनी राजनीतिक शक्ति का, आर्थिक और अपनी सामाजिक शक्ति का प्रयोग भी वह कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, आर्थिक समानता मायने रखती है, महत्वपूर्ण है। तो समाजवाद प्रबोधन के अंतर्गत एक विचारधारा निकली जिसने कहा कि भाई आर्थिक समानता भी जरूरी है, यह भी होनी चाहिए और यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो शुरुआत के समाजवादी विचारक थे उन लोगों ने बताया कि भाई, बस कुछ लोगों ने कहा कि समानता, आर्थिक समानता होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए और समाज में क्यों नहीं है, इसका जवाब वो नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, आर्थिक समानता होनी चाहिए और इसके लिए क्या करना चाहिए, लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, नैतिकता का उनको प्रचार प्रसार करना चाहिए, ताकि वो लोग खुद से, स्वयं से आर्थिक समानता लाने के लिए प्रयास करें वो लोग। ठीक, तो इन लोगों ने कहा, लेकिन कोई ठोस कारण न उसके समाधान का न उसके कारण का बता पाए, इसलिए इनको स्वप्नलोकी समाजवादी कहा जाता है। यानी स्वप्नलोकी का मतलब है कि बस आर्थिक समानता चाह रहे हैं लेकिन उसका कोई ठोस आधार वो नहीं बता पा रहे हैं। अब मार्क्स फेमस क्यों हो गए? कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर के इन्होंने जब दास कैपिटल की रचना की तो कार्ल मार्क्स फेमस क्यों हो गए, या इनके समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने समाजवाद या आर्थिक असमानता के कारणों का विश्लेषण किया। उन्होंने, जैसे भाई वैज्ञानिक क्या होता है, कारण देता है कि नहीं देता है, उसके लिए कारण और परिणाम, कारण और उसका समाधान। तो इन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद इसलिए कहा था क्योंकि इन्होंने क्या किया, कारण को खोजा और कारणों को खोज के पाया कि जो उत्पादन के साधनों का जो निजी स्वामित्व है वही समाज में आर्थिक विषमता का सबसे बड़ा कारण है। और फिर इन्होंने समाधान भी बताया। समाधान क्या बताया? क्रांति। और क्रांति कैसी होगी? हिंसक क्रांति। हिंसक क्रांति जिसमें रक्त बहेगा, खून बहेगा। इसलिए देखते हैं इनका झंडा कैसा होता है, लाल झंडा या लाल सलाम। ये लाल झंडा लाल सलाम क्यों है? क्योंकि ये लोग क्रांति की बात करते हैं, उसमें खून हुआ, उसी खून से क्या निकलता है, लाल रंग जो निकलता है उसी से निकलता है। तो मार्क्स ने कहा कि देखिए उसका कारण ये है कि उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व है, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, कहा कि जैसे भाई उस समय जब कौन सी व्यवस्था प्रचलित हो गई थी, पूंजीवादी। तो इन्होंने कहा कि भाई पूंजीवाद, जो पूंजीपति है वो अमीर क्यों है? क्योंकि पूंजीपति के पास पूंजी होती है, उसके स्वामित्व, उसके पास साधनों का निजी स्वामित्व है, इसलिए श्रमिकों की अत्यंत महत्वपूर्ण भागीदारी होती है उत्पादन में। लेकिन फिर भी श्रमिकों को उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी के एवज में उतना भुगतान नहीं मिलता है क्योंकि उनके पास स्वामित्व नहीं है। और जो पूंजीपति है वह अपनी उसी निजी स्वामित्व की वजह से जो अधिकांश लाभ होता है वो अपने पास लेने में सफल हो जाते हैं और पूंजीपति दिन ब दिन अमीर होते जाते हैं और श्रमिक दिन ब दिन और श्रमिकों को पर्याप्त वेतन न मिलने की वजह से वो गली गूचों में रहते हैं, स्लम एरिया में रहते हैं, वो उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिलती है, अवकाश पूरे नहीं मिलते हैं, कई सारी समस्याओं की बात उन्होंने चर्चा की। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया। तो अब इसमें देखिए इन्होंने इतिहास का विश्लेषण किया कि प्राचीन काल से लेकर के अब तक जो इतिहास की धारा रही है वो आर्थिक कारणों से आगे बढ़ी है। ये इनका कहना ये कि इनका एक भाई सिद्धांत है द्वंदात्मक भौतिकवाद का। तो ये कहते हैं कि समाज में सदैव दो वर्ग रहे हैं, एक बुर्जुआ वर्ग जिसके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है और दूसरा सर्वहारा वर्ग यानी जिसके पास कुछ नहीं है। समाज में यही दो वर्ग सदैव रहे हैं और इन्हीं के बीच जो द्वंद्व रहा है उसी से समाज या सभ्यता आगे बढ़ी है। अब ये इतिहास का विश्लेषण करते हैं मानव सभ्यता का और कहते हैं कि प्राचीन काल में शुरुआत में आदिम साम्यवाद था। क्या था? आदिम साम्यवाद, यानी सब लोग क्या थे, समान अवस्था में थे,
किसी कोई निजी स्वामित्व नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब लोग एक समान थे। इन्होंने बताया कि जब भूमि का निजी स्वामित्व आया तो कुछ लोग दास बन गए और कुछ लोग मालिक बन गए। यह कौन सी व्यवस्था आ गई? दास आधारित। फिर दास आधारित व्यवस्था से चेंज हुआ सामंतवाद में। सामंतवाद में भी क्या है? सामंत भूमि का मालिक कौन है भाई? उत्पादन प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ हो रही है? भूमि में हो रही है, खेती हो रही है, उसका मालिक कौन है? सामंत। सामंत मालिक हो गया और मजदूर या जो मजदूर और जो किसान हो क्या हो जाएंगे? सर्वहारा हो जाएंगे। फिर आया पूंजीवाद। पूंजीवाद में पूंजीपति बुर्जुआ हो गया, जिसके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है वो पूंजीपति हो गया, और जो मजदूर है वो क्या हो गया? सर्वहारा हो गया। अब ये कहते हैं कि इतिहास की ये धाराएं निकल चुकी हैं और ये धारा लाना उनका लक्ष्य है। ध्यान दीजिएगा, विचारधारा समाजवाद की है, लक्ष्य क्या है? साम्यवाद। अब यही थोड़ा सा लोग समझ लेते हैं साम्यवाद क्या है। साम्यवाद एक ऐसे समाज की कल्पना है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व उस समुदाय में है। समुदाय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कम्युनिटी। अब इस कम्युनिटी का एक जो लैटिन रूप शायद है वो हमें ध्यान नहीं आ रहा है, कम्यून कहते हैं। इसी का कम्यून से निकला है कम्युनिज्म। ध्यान दीजिएगा कि हम कम्युनलिज्म की बात नहीं कर रहे हैं। जब LISM लगा देंगे तो संप्रदायवाद हो जाता है, लेकिन जब कम्युनिज्म की बात करेंगे तो क्या है? साम्यवाद। तो इनको लाना क्या है? साम्यवाद लेकर के आना है। मार्क्स का उद्देश्य क्या है? लाना क्या हमें है? साम्यवाद। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व समुदाय के पास हो, समुदाय डिसाइड करे क्या उत्पादन करना है क्या नहीं करना है, उसमें सभी लोग समान रूप से अपने जितनी उनकी क्षमता है वो उतने श्रम का अपने योगदान दें और उसके बदले में जितनी उनकी आवश्यकता है वो उसको प्राप्त करें। तो ये लाना है समुदाय, इनको लाना क्या है? साम्यवाद। अब उस बीच की अवस्था है समाजवाद। उस बीच की साम्यवाद से पहले की अवस्था क्या है? समाजवाद। देखिए, अब इन्होंने कहा कि भाई इस आर्थिक विषमता का समाधान क्या है? क्रांति कीजिए, दुनिया के सभी मजदूर एक हो जाएंगे, वो मिल करके पूंजीपतियों के खिलाफ क्रांति करें। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि भाई ये जो निजी स्वामित्व है, ये जो पूंजीपति लोग हैं, ये इतनी आसानी से अपने निजी स्वामित्व को छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए हमें क्या प्रयुक्त करना होगा? शक्ति। शक्ति प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग क्रांति करेंगे, हिंसक क्रांति करेंगे, जबरदस्ती उनसे हम लोग छीनेंगे और क्रांति करने के बाद सर्वहारा की तानाशाही स्थापित करेंगे। सर्वहारा की तानाशाही, यानी लोकतांत्रिक नहीं है समाजवाद। ध्यान दीजिएगा, जो साम्यवादी व्यवस्था, जो समाजवाद की व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक नहीं है। तो ये लोग क्या कहा? इन्होंने क्या कहा कि हम सर्वहारा की तानाशाही स्थापित करेंगे। यह सर्वहारा की तानाशाही क्या करेगी? अपना एक राज्य स्थापित करेगी, जिस राज्य को कहा जाएगा समाजवादी राज्य। यह समाजवादी राज्य आम जनता को क्या करेगा? जागृत करेगा, जागरूक करेगा साम्यवाद के बारे में, और धीरे धीरे करके क्या करेगा? सभी बड़े पूंजीपतियों, जितने भी जो भूमि स्वामित्व है, जिस तरह का स्वामित्व हो, भूमि का स्वामित्व हो, कंपनी का स्वामित्व हो, पूंजी का स्वामित्व हो, उन सबको उन लोगों से छीनेगा और उसको अलग अलग समुदाय बना करके उसको बांटेगा। जब तक यह साम्यवाद की अवस्था नहीं आती है तब तक यह समाजवादी सरकार अस्तित्व में रहेगी। जैसे ही पूरी जनता साम्यवाद के प्रति जागरूक हो जाएगी, साम्यवाद के नियम कानून सब चीज़ों को जान जाएगी, कैसे चलाना है सब कुछ समझ जाएगी, तब यह समाजवादी सरकार क्या है? अपने आप को समाप्त कर लेगी और पूरे विश्व में साम्यवाद की व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। जब कभी एक अलग क्लास हम लेंगे, इस पे क्लास पूरी क्लास लेंगे इसके ऊपर, तो उसको हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी को इतना समझ लीजिए कि क्योंकि ये सब शब्द बाद में आपके राष्ट्रीय आंदोलन में भी कई बार यूज होंगे। समाजवादी कैसे भगत सिंह वगैरह आएंगे तो वो समाजवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं। ठीक है, वो एक समाजवादी व्यवस्था लाना चाह रहे हैं, तो उस सब चीज़ों को समझना होगा हमें कि वो कैसे, जो मुख्य धारा है वो उदारवादी है, जो क्रांतिकारियों की धारा, जो सेकेंड फेज के क्रांतिकारी है, उनकी धारा क्या है? उनकी धारा ये समाजवादी और साम्यवादी की, वो उससे बहुत प्रभावित है। क्यों? क्योंकि 1917 में रूस में इस विचारधारा पर आधारित एक क्रांति होगी और वो क्रांति सफल हो जाएगी। और जैसे वो क्रांति सफल होती है, पूरे विश्व के पूंजीपति देशों में एक भय का माहौल होगा और वो सब लोग क्या करेंगे? सब लोग मिल करके उस समाजवादी देश को, साम्यवादी देश को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, कम करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय में जगह नहीं देंगे, कई सारी चीजें होंगी आपकी उसमें। ठीक है, तो ये मुख्य बिंदु आपके इसमें शामिल है समाजवाद में। यानी इस मुख्य लक्ष्य क्या है? आर्थिक समानता का है। यह भी किससे निकला हुआ है? प्रबोधन की धारा से यह निकला हुआ है। अब आइए हम लोग एक और टॉपिक देख लेते हैं, निरंकुश राजतंत्र से आधुनिक राष्ट्र राज्यों का उदय कैसे होता है। यहाँ पर राष्ट्र की संकल्पना क्या होती है, राष्ट्र क्या होता है, राज्य क्या होता है, चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, हुआ क्या था
कि पुनर्जागरण से पहले जब हमने बात की है कि राजा है, राजा के ऊपर अंकुश से पहले सामंत और चर्च का, पुनर्जागरण के बाद और सामंतवाद की समाप्ति के पश्चात राजा चेंज किसमें हो जाता है? निरंकुश राजतंत्र में। निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश राष्ट्रीय राजतंत्र। अब मुख्य रूप से इंग्लैंड, स्पेन है, पुर्तगाल है, फ्रांस है, इटली, कई सारे उसमें आपका डिवाइड है भी, फ्रांस है, ये सारे देश क्या हो रहे हैं? एक प्रशा नामक एक राज्य है, ये सब क्या बन रहे हैं? निरंकुश राष्ट्रीय राजतंत्र बन रहे हैं। निरंकुश का मतलब समझ रहे हैं सब लोग, सबको पता है। यहाँ पे एक नया शब्द यूज होगा, राष्ट्रीय। अब देखिए, जो राष्ट्र राज्य की संकल्पना है, जो राष्ट्र की संकल्पना है, वो आधुनिक संकल्पना है। जो आज हम लोग जिस अर्थ में राष्ट्र का प्रयोग करते हैं वो आधुनिक काल की संकल्पना है। लोग पुनर्जागरण के बाद से और प्रबोधन के काल में मुख्य रूप से अपने आकार को वो ग्रहण किए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं राष्ट्र क्या है। राष्ट्र एक ऐसे लोगों का समुदाय है। राष्ट्र क्या है? ऐसे लोगों का समुदाय है जो विश्वास करते हैं या मानते हैं कि हम एक हैं। राष्ट्रवाद क्या है? एक फीलिंग है, वी की फीलिंग है, वो हम की फीलिंग है। अगर आप राष्ट्रवादी मानते हैं भाई कि आप क्या हैं, हम लोग एक हैं। अब एक होने का बेस क्या होगा? मेन माजरा यहां पर है, मेन मामला क्या है? एक होने का बेस क्या होगा? भाई हम लोगों ने मान लिया कि हम लोग आपस में एक है। अब सबके एक होने का आधार क्या है? अलग अलग है। जिस यूरोप से यह अवधारणा निकल करके आती है, उस यूरोप में आपको यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, यानी एक रूपता देखने को मिलती है। या तो लैंग्वेज के बेस पर लोग कहेंगे, और ज़्यादातर लैंग्वेज के बेस पर ही है, या क्रीड यानी रेस के बेस पर। लैंग्वेज यानी जैसे इटली बोलने वाले, वो लोग क्या कहेंगे कि इटली को एक राष्ट्र के रूप में डेवलप करेंगे। फ्रेंच बोलने वाले फ्रांस, जर्मन बोलने वाले जर्मनी, इंग्लैंड अंग्रेजी बोलने वाले इंग्लिश। तो जो यूरोप में जो राष्ट्र के निर्माण का आधार है वो क्या है? लैंग्वेज। यानी राष्ट्र ऐसे लोगों का समुदाय है जो यह मानते हैं या जिनके अंदर एक भावना होती है कि हम एक हैं, जो एक समान रीति रिवाज परंपराओं का पालन करते हैं और एक ही हिस्टोरिकल फोर्स की उपज होते हैं। यानी किसी एक हिस्टोरिकल फोर्स, कोई शक्ति या प्रोसेस, कोई एक हिस्टोरिकल प्रोसेस होता है जिससे उस राष्ट्र का गठन होता है। जैसे भारतीयों के संदर्भ में देखें तो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन वह ऐतिहासिक शक्ति है जिसने भारत को एक राष्ट्र का रूप दिया। या इटली का जब एकीकरण हुआ, तो जो इटली के एकीकरण की पूरी प्रक्रिया है, तो एकीकरण का पूरा प्रोसेस उसके लिए हिस्टोरिकल फोर्स है जिसने इटली को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। तो जो ये जो अब राष्ट्र क्यों बनते हैं, राष्ट्र हम लोग क्यों बनते हैं, या एक लोग क्यों होते हैं? जब कोई समस्या होती है, या तो कोई समस्या होती है, या किसी प्राइड के लिए बनते हैं आप, या अपने देश का विकास, या अपने लोगों का विकास करने के लिए। जैसे भारत के लोग राष्ट्र क्यों बने, या भारत में राष्ट्रवाद की भावना, जो आधुनिक संदर्भ में जो राष्ट्रवाद की भावना का विकास क्यों हुआ? वह हुआ है ब्रिटिश के खिलाफ। जो ब्रिटिश राज्य था उसके खिलाफ हम लोग क्या हुए? एक, यानी किसी बाहरी शक्ति से लड़ने के लिए हम लोग एक हुए। तो एक तो ये हो गया आपका, किसी बाहरी शक्ति से हमें लड़ना, इसलिए हम लोग क्या हो गए? एक हो गए। आपस में एकता की भावना आई और उस एक हिस्टोरिकल पावर से हमने एक राष्ट्रीय आंदोलन चलाया, जिसको एक ऐतिहासिक शक्ति कह सकते हैं। उस हिस्टोरिकल पावर के बाद, उस हिस्टोरिकल उस राष्ट्रीय आंदोलन के ऐतिहासिक शक्ति के बाद हम लोग क्या हुए? भारत नामक एक राष्ट्र के रूप में सामने आए। ठीक है, एक ये हो गया आपका कि भाई हमको बाहरी शक्ति का मुकाबला करना, या हम गर्व का अनुभव करने के लिए एक प्राइड की भावना आती कि नहीं आती है कि हम लोग एक हैं, या हमारा राष्ट्र क्या है? एक है। या हम अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए, पूरे विश्व में उसको स्थापित करने के लिए भी राष्ट्र के रूप में संगठित होते हैं और राष्ट्रवादी बनते हैं। ठीक है, या अपने लोगों का विकास करने के, जैसे आज देखिए भारत को देखिए आप, बार बार कहा जाता है ना कि अगर भारत के भाई जितने भी क्षेत्र हैं, सभी लोग हैं, सब लोग आपस में एक मिलजुल कर रहे हैं, ताकि हम लोग क्या करें? अपना मुख्य ध्यान कहाँ पर लगाएं? विकास पर लगाएं। हमें विकास करना है, अपने लोग के लिए कल्याण करना है। हम तो जितना एक रहेंगे उतने ही अच्छे से हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। यूरोप में जब कॉलोनियलिज्म शुरू हुआ, जब 19वीं सदी में, जब आपका अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति के बाद, और मुख्य रूप से फ्रांसीसी क्रांति ने जब
फ्रांसीसी क्रांति होती 1789 ईस्वी में, तो इस फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता और समानता का जो उसका नारा है, इसने क्या किया, पूरे यूरोप में इसका प्रचार किया। और इस स्वतंत्रता को, इसी स्वतंत्रता ने राष्ट्रवाद का विकास किया। कैसे? उस समय साम्राज्यों का युग होता था, यानी एक साम्राज्य जिसमें विभिन्न विभिन्न लैंग्वेज कल्चर के लोग हैं। तो उन लोगों ने भाई विचार किया कि भाई हमें क्या करना चाहिए, इन साम्राज्यों से आज़ादी चाहिए हमें। हम लोग एक तरह के लोग हैं, हम लोग एक राष्ट्र बन सकते हैं, हम लोग एक होकर के इस साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करें। यानी साम्राज्यवाद के खिलाफ क्या निकल करके आया, राष्ट्रवाद। फ्रांसीसी क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए। और जो राजतंत्र है उसके खिलाफ जो स्वतंत्रता की धारणा है वो क्या लेकर के आएगी, लोकतंत्र। तो फ्रांस की क्रांति एक साथ दो व्यवस्थाओं के लिए डेथ वारंट है, साम्राज्यों के लिए भी और राजतंत्र के लिए। और तत्कालीन यूरोप को अगर आप देखेंगे तो जो इनकी प्रचलित पद्धति वो क्या है, ऑस्ट्रिया का साम्राज्य है, मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया का साम्राज्य है वहां पर। इंग्लैंड का भी बाहर बहुत सारा साम्राज्य है, कई सारे देशों का, जैसे उसमें तुर्की का साम्राज्य है। और जो प्रचलित पद्धति शासन की वो क्या है, राजतंत्र। तो आप देखेंगे यूरोप में एक अलग तरह का युद्ध होगा फ्रांस के खिलाफ। जो प्रतिक्रियावादी शक्तियां हैं वो फ्रांसीसी क्रांति के विचारों का प्रसार रोकने के लिए, यानी युग की धारा को रोकने के लिए वो फ्रांस के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। जिसका लीडर कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक। यानी ये लोग, ये प्रतिक्रियावादी लोग हैं जो राष्ट्रवाद की धारा को, लोकतंत्र की धारा को, स्वतंत्रता की धारा को, समानता की धारा को यूरोप में फैलने से रोकना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे उनके साम्राज्य को खतरा है, इससे उनके राजतंत्र को खतरा है, उनके राजा को खतरा है। समझ में आई बात? तो उसके बाद क्या होगा, यही राष्ट्रवाद फिर आपका आगे बढ़ता है। और इटली और जर्मनी के एकीकरण के बाद यह राष्ट्रवाद कौन सा रूप ले लेता है, उग्र राष्ट्रवाद का। और तुर्की साम्राज्य के विघटन के प्रश्न पर विभिन्न शक्तियां आपस में विरोधी हो जाती हैं। रूस, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, ये लोग क्या होते हैं, आपस में संघर्ष करते हैं। और अंततः यहीं से क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत होती है। तो वो सब जब विश्व इतिहास पढ़ेंगे हम लोग अलग से उसको डिटेल में देखेंगे। तो राष्ट्र राज्य की संकल्पना यहाँ से आपकी निरंकुश शासन से किस तरीके वो आधुनिक राष्ट्र के रूप में उद्भव होती है, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। भारत में क्या है, भारत में जो राष्ट्र की संकल्पना हुई है वह विदेशी शासन के प्रतिक्रिया स्वरूप जो आधुनिक राष्ट्र की संकल्पना है। देखिए भाई, हम एक तो पहले से हैं, हमारे पास भौगोलिक एकता पहले से है, जो हमारा जो तीन ओर से समुद्र से घिरे ऊपर हिमालय है, तो वो हमें एक राष्ट्र के रूप में बनाते हैं, भौगोलिक एकता है। लेकिन जो आधुनिक संदर्भों में जो राष्ट्र की संकल्पना है कि हमारे एक परंपरा, विचार, एक तरह के ऐतिहासिक शक्ति से जो हम लोग उपजे हैं और हमने आपस में एकता की भावना है, वो कब की देन है, आधुनिक काल की देन है। और ब्रिटिश शासन के प्रतिक्रिया स्वरूप हम लोग खड़े हुए हैं। तो इसी को हम लोग अब अपने नेक्स्ट क्लास से, यहीं से हम लोग भारतीय राष्ट्रवाद का उद्भव और भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव कारण और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, मुख्य धारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में जाएगी और उसके साथ साथ अन्य धाराएं भी भारत को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष करेंगे। उसी को हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए, आज हमने लगभग, आप मान के चलिए, 15वीं सदी से लेकर के 20वीं सदी तक, 19वीं सदी तक विश्व इतिहास की मुख्य बातों को समेटते हुए, वैचारिकों को समेटते हुए अपनी यात्रा को पूरी करने की कोशिश की है। कुछ तो समझ में आया ही होगा आप लोग को। जब क्लासेस ऑफलाइन शुरू हो जाएंगी उस पर मैं फिर से एक क्लास लूंगा। आप लोग एग्जाम के पहले, उम्मीद है कि शुरू हो जाना चाहिए, उसके पहले हम लोग इस पर एक क्लास फिर से ले लेंगे, ताकि इसकी समझ होनी बहुत जरूरी है। जो लोग सीरियस कैंडिडेट हैं, जिनको एग्जाम देना है, वो लोग इन टॉपिक्स की महत्ता को समझ रहे होंगे। और आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें वो लोग पार्टिसिपेट भी करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंटरैक्टिव है। जितना अच्छा इंटरेक्शन होता है उतनी अच्छी चीज़ें इन टॉपिक से निकल करके सामने आती हैं। ठीक है, फिर अपनी क्लास को हम लोग आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अब फिर हम नेक्स्ट क्लास से भारतीय राष्ट्रवाद का उद्भव हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।